हाँ हाँ देखा। क्या देखा? मैंने देखा ये चारों ओर लगे हुए वृक्ष और इन वृक्षों पे लगी हुई सुंदर सुंदर व घुमावदार शाखें और इन शाखाओं पे लगे हुए पत्ते और अरे हाँ, क्या? सबसे जरूरी बात तो मैं बताना ही भूल गया। तो बताओ ना। मैंने ना तुमने ना मैंने तुमने तुम्हें देखा। सच्ची? हाँ। अरे मूर्खंगन, तुम्हें दुनिया भर की चीजें नजर आ गई, पर तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि हम सांस ले रहे हैं। और हम बोल भी सकते हैं। अरे हाँ, हम तो बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 मिला धागा चोर निकल के भागा। अरे भाग ले तो भागा। मैं गाना भी गा सकता हूँ। सारे गामा पाधानी सा सारे गामा आलो मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा हिरन का बच्चा हिरन का पानी पीने पकड़ा उसकी नानी गई दिल्ली बाज लाई बिल्ली। मैं बोल सकता हूँ। इससे पहले तो हमारी आवाज हमारे मालिक दिया करते थे, लेकिन अब अपनी आवाज मैं खुद दूंगा। ये चमत्कार कैसे हुआ? वही तो मैं भी सोची हूँ। निश्चित ही कोई अद्भुत चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार तो जरूर हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जाने कौन आ रहा होगा? कहीं इस सुनसान जंगल में कोई भयानक राक्षस तो नहीं? वो तो बहुत भूखा होगा।
और अपना पेट भरने के लिए अपने भोजन की तलाश में यहाँ आ रहा होगा। अरे क्या उटपटांग बोल रहे हो? कोई भूखे पेट में हंसेगा क्यों? तब तो जरूर वो खतरनाक चुड़ैल होगी, जैसे हमारी परी रानी की कहानी में होती थी ना। चुप हो जाओ, कोई कृपा कर इसका मुंह बंद कराओ। देखो वो आ गए, कहीं छिप जाते, भागो। अरे आज ही तो बोलना सीखा था, आज ही आवाज चली जाएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देख छोटी, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चुपचाप से बाहर आ जा, नहीं तो मैं अकेले ही, नहीं तो क्या, नहीं तो मैं अकेले ही, अरे नहीं तो क्या अकेले, नहीं तो मैं अकेले ही अपना पारंपरिक नृत्य शुरू कर दूंगी। छोटी, मैं अकेले ही अपना पारंपरिक नृत्य शुरू कर दूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ले, मैंने शुरू कर दिया, अकेले ही। संगत छोड़ दे, अरे छोड़ दे उसकी संगत, लेकिन नहीं, तुझे तो उसी के साथ खेलना है। देख छोटी, मैं कह देती हूँ, अगर तुझे जल्दी ही इसकी संगत नहीं छोड़ी ना, तो एक ना एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। अरे नहीं बड़ी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देख छोटी, तू छोटी है और मैं बड़ी, इसीलिए तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। देख बड़ी, तू बड़ी है और मैं छोटी, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे तेरी हर बात माननी पड़े। देख, अरे देख, देख अपने आप को कैसे मुंह चला रही है। अरे छोटी, तू ऐसी नहीं थी। अरे क्या कह रही है बड़ी, मैं तो वैसी की वैसी ही हूँ। नहीं छोटी, तू ऐसी नहीं थी, तू बदल गई है। नहीं बदली। अरे बदल गई है। नहीं बदली। अरे बदल गई है।
मान लेनी चाहिए उसे बड़ी की बात। हाँ सुना बड़ी। क्या सुना बड़ी? संगति का असर होता है। संगति को कोई असर नहीं होता। अरे होता है। नहीं होता है। मैं कह रही हूँ ना होता है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि नहीं होता है। होता है। नहीं होता है। होता है। नहीं होता है। होता है ना। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियाँ? ये कठपुतलियाँ क्या होती हैं? अरे कठपुतलियाँ जो काठ की बनी हुई होती है, लकड़ी की, वो होती है कठपुतलियाँ। जो नाचती है, गाती है और सबका मन बहलाती है, जिनके माध्यम से अनेक कथाएं लोगों तक पहुंचती है, वो होती है कठपुतलियाँ। तो तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाँ, ये एक लंबी कथा है। वो हम गलती से यहाँ छूट गए। गलती से? हाँ। तो अपने यहाँ तक क्या आने की कथा सुनाओ। ठीक है, सुनाते हैं, लेकिन तुम दोनों को ये वचन देना होगा कि लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगी। ठीक है, हम वचन देते हैं कि लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे। तो ठीक है, सुनो। एक गांव था नदी किनारे, लोग थे जिसके बहुत ही प्यारे। अरे एक गांव था नदी किनारे, लोग थे जिसके बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। घुल मिलकर सब रहते थे, किसी से कुछ ना कहते थे। काम था उनका बड़ा अनोखा, हर किसी से जो ना होता। अरे काम था उनका बड़ा अनोखा, हर किसी से जो ना होता। आस-पास के गांव में जाते, कठपुतली का खेल दिखाते, गाना गाते, कथा सुनाते, खुशी खुशी फिर घर को आते। बस ऐसे ही चलती थी उनके जीवन की नैया। तभी अचानक एक दिन भैया। फिर क्या हुआ कठपुतली दीदी? दूर गांव से उनका एक मित्र आया। अच्छा? हाँ। जाने कैसा मंत्र उसने मालिक को पढ़ाया, उसकी बातें सुन सुनकर हम सबका मन घबराया। काले बादल उसकी संगत, बदल गई मालिक की रंगत। अरे इसीलिए तो कहते हैं जब संगत तस रंगत, बाबू जब संगत तस रंगत। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे मालिक को उस दूर देश के मित्र की संगत से? हाँ, बताओ ना, उसने ऐसा क्या कहा? उसने कहा कि इन कठपुतलियों के खेल से जितना कमाते हो, इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हो इन्हें बेचकर। शहर में लोग इन कठपुतलियों से अपने घर को सजाते हैं और मुंह मांगी कीमत देते हैं। बस फिर क्या था? पहले तो सबने इनकार कर दिया, फिर एक एक करके सब राजी हो गए और हमें बैलगाड़ी में लादा और चल दिए शहर हमें बेचने। जंगल के इसी रास्ते होकर जा रहे थे कि तभी अचानक एक भयानक तूफान आया और हम बैलगाड़ी से गिर गए और यहीं छूट गए। इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, वो देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गए। बहुत ही दुख भरी कथा है तुम्हारी, लेकिन ना इससे एक बात तो सिद्ध होती है, जस संगत तस रंगत। समझी छोटी? हाँ बड़ी। लेकिन सुनो 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 सुनो, पता है ना, हम बहुत देर हो गई हम लोगों को, तो हमें घर जाना होगा। माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, है ना? चल छोटी, तेरे कारण ही सब कुछ हुआ है। तुझे कितनी बात अजनबियों से बात मत किया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहानी सुननी है, तभी तो सुनना है, ये सुनना है, वो सुनना है। तू अरे, हम दोनों को अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? सुनो, जाना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं हम जल्दी ही लौटेंगे। तब तक के लिए
चली गई। अच्छा अब एक बात तो बताओ, पूछो। वो जो तुम्हारे मालिक का मित्र आया था, हाँ वो तो एक मनुष्य था, तो और ये छोटी गिलहरी तो एक जानवर है। तो संगति का असर तो मनुष्यों पर होता है ना, हाँ तो जानवरों पे कैसे? मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि हाँ जानवर तो जानवर होते हैं, वो तो अपनी प्रजाति के हिसाब से ही व्यवहार करेंगे। हाँ अब कल को तुम ये बोलो कि एक गाय की संगति से एक खूंखार शेर घास खाने लगे, तो क्या ये संभव है? हाँ संभव है, बिल्कुल संभव है। संगति का असर सभी पे होता है। इससे पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन होता जा रहा है कि बैलगाड़ी से गिरने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और तुम्हें गहरा सदमा लगा है। अरे मूर्ख इंसान! लगता है अब तुम्हें भी कथा सुनानी पड़ेगी। अरे वाह, अरे वाह! इतिहास में पहली बार एक कठपुतली दूसरी कठपुतली को कथा सुनाएगी। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो सुनाओ सुनाओ। हाँ तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके बुद्धिमान मंत्री, सलाहकार और मित्र थे बोधिसत्व। और एक दिन का स्वागत है। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि हमारा राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, और आज इसी संबंध में मंत्री प्रमुख के कहने पर राज्य की प्रगति के बारे में और जानने के लिए आप सभी को यहां आमंत्रित किया है। आप सभी मंत्री गणों का यहाँ स्वागत है। आपसे आग्रह है कि कृपया कर महाराज के सामने ऐसी बात को प्रस्तुत करें जिसे कहना आप अत्यंत आवश्यक समझते हो और जो हमारे राज्य की उन्नति में सहायक भी हो। पता नहीं ये मंत्री प्रमुख ने महाराज को कौन सी घुट्टी पिलाई है जो महाराज से इतना मान देते हैं। सत्य कहा। अरे भाई, हम भी तो इतना कठिन परिश्रम करते हैं, अपने अपने विभागों का उचित ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछता ही नहीं। सत्य कह रहे हो। इस मंत्री प्रमुख को सीख देनी ही पड़ेगी। चल महाराज की जय हो। महाराज, वैसे तो आसपास के गांवों में सब ठीक ठाक है, किंतु एक छोटी सी समस्या है। कदाचित मंत्री प्रमुख के पास उसका कोई हल हो। हाँ, क्यों नहीं नारायण दास जी। इस संसार की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल मंत्री प्रमुख के पास ना हो? आप समस्या तो बताइए, हल तो ये चुटकियों में बता देंगे। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, समस्या तो बताइए। महाराज, अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक बड़ा ही अद्भुत प्रकरण आया। दो किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे महाराज, और दोनों ही किसी एक आम के वृक्ष को अपना बता रहे थे, और दोनों के पास अपनी अपनी सच्ची लगने वाली कथाएं भी थी। अब
समस्या ये है महाराज कि जिसे भी वो आम का वृक्ष मिलेगा वो माला माल हो जाएगा, क्योंकि इस समय वो आम का वृक्ष फलों से लदा हुआ है महाराज। महाराज तो बताइए कैसे पता चले कि उन दोनों में से वो आम का वृक्ष है किसका? कैसे पता चले कि सत्य क्या है? बड़ी अनोखी पहेली है आपकी। मंत्री जी, आपको क्या लगता है? महाराज, अब मंत्री प्रमुख जैसी बुद्धि हमारे पास कहाँ? अब इसका हल तो मंत्री प्रमुख ही निकालेंगे। क्यों मंत्री जी, सत्य कहा ना मैंने। सर्वप्रथम आप सभी सभासदों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस समस्या के हल हेतु मुझे चुना, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मंत्री जी, 3 वस्तुएं अधिक समय तक नहीं छुप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस समय दोनों किसान दिन भर के परिश्रम के बाद अपने अपने घर पहुंचे और रात्रि में अपना भोजन ग्रहण कर रहे हो, ठीक उसी समय अकस्मात ही उन्हें यह सूचना दे दी जाए कि उनके परम प्रिय आम के वृक्ष से कुछ चोर आम चुरा रहे हैं। ये सुनते ही जो भी किसान सबसे पहले उस आम के वृक्ष को बचाने पहुंचेगा, वृक्ष का सच्चा स्वामी वही कहलाएगा। अद्भुत! क्या हल निकाला है आपने समस्या का। मंत्री जी, अरे मंत्री जी, आप बिल्कुल उचित ही कह रहे थे। मंत्री प्रमुख के समान सम्यक बुद्धि आप में सचमुच नहीं है। महाराज, अनुचित कहना तो मैंने सीखा ही नहीं। सभासदों, कोई भी देश तभी तक शक्तिशाली और समृद्धशाली बना रह सकता है जब तक कि उसकी प्रजा और नागरिक बिना किसी धन, लोभ और प्रतिष्ठा के लालच के अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में लीन रहते हैं। मुझे अपनी प्रजा पर अभिमान है, गर्व है। इस संबंध में और भी कोई बात यदि आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। महाराज, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी सेना का एक एक सैनिक इस राष्ट्र पर समर्पित है। जी महाराज, और तो और सभी इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से नहीं हिचकते हैं। ये हम भली भांति जानते हैं। किंतु महाराज, अब मैं आपको हमारी सेना में आए एक अनोखे और अद्भुत सैनिक कुंभी के बारे में बतलाता हूँ। महाराज, जब कुंभी रण में चलता है तो ऐसे अनुशासन से चलता है, ऐसे अनुशासन से चलता है महाराज, कि अनुशासन भी उसके सामने लजा जाए। जब वो रणभूमि में शत्रु दल की ओर बढ़ता है तो रणभूमि के साथ साथ शत्रु दल का हृदय भी थर-थर कांपने लगता है महाराज। जी महाराज, महाराज, कुंभी स्वभाव में बहुत ही सीधा और सरल है। कुंभी अपने सारे कार्य समय पे पूरे करता है और तो और सभी का ध्यान भी रखता है। महाराज, मुझे लगता है हमें ऐसे नए सैनिक को अवश्य ही सम्मानित करना चाहिए, ताकि हमारे सैनिकों को प्रोत्साहन मिले। उत्तम है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? महाराज, मेरे विचार से किसी को हतोत्साहित करना जितनी बड़ी कोई औषधि नहीं और प्रोत्साहन से बड़ी कोई औषधि नहीं। इसीलिए हमें कुंभी को अवश्य ही सम्मानित करना चाहिए महाराज। तो ठीक है मंत्री बाल, सारे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि आने वाली पूर्णिमा को कुंभी को राज के सम्मान से विभूषित किया जाएगा। हे
की जय हो। महाराज ब्रह्मदत्त की जय हो। महाराज ब्रह्मदत्त की जय हो। माँ, माँ, तुमने कुछ सुना माँ? माँ, माँ, हाँ बेटा कुंभी, क्या हुआ? माँ, तुमने कुछ सुना माँ? नहीं, क्यों? क्या बात है? माँ, ऐसी सूचना है जिसे सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित अनुभव करेंगी। ऐसी कौन सी सूचना है बेटा? शीघ्र बताओ। माँ, महाराज ब्रह्मदत्त ने ये घोषणा की है कि कुंभी यानी कि मुझे अति उच्च कोटि की कार्य कुशलता, सेना में अपने विशेष योगदान और व्यवहार कुशलता के लिए आने वाली बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजकीय सम्मान से विभूषित किया जाएगा। माँ, सच कह रहा है बेटा तू। आज तूने एक माँ का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। जुग जुग जियो मेरे बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। माँ, मुझे तो पहले ही मालूम था कि एक न एक दिन ये सम्मान मुझे अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मुझ जैसा विशालकाय और मुझ जैसा बलशाली यहाँ दूसरा है ही कौन। माँ, माँ, मैं जो कर सकता हूँ वो यहाँ कोई दूसरा तो नहीं कर सकता। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रख, केवल शारीरिक रूप से विशाल और बलशाली मात्र होने से ही कोई गुणी नहीं हो जाता। हृदय का विशाल और बलशाली होना कहीं अधिक आवश्यक है। शारीरिक रूप से छोटी चीज से भी हमें सीखने को मिलता है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, विश्वास ना हो तो उन चींटियों को ही देखो। किन्हें माँ? उन्हें देखने के लिए अपनी सामान्य दृष्टि को जरा केंद्रित कर ध्यान लगाकर देखना होगा। वो देखो उधर। किधर माँ?
मैं समझ गया माँ। ठीक है बेटा, रात्रि हो गई, अब तुम अपने विश्राम गृह में जाओ, मैं भी अपने विश्राम गृह में जाती हूँ। अच्छा माँ। रुक जाओ, यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि आज रात का ठिकाना बनाने के लिए यही स्थान उपयुक्त है। सत्य का गुरुदेव, हमें यही अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। अरे गुरुदेव असत्य कहते कब है? ये स्थान बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। अरे चुप! और आज ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारे कारण हम सब के सब पकड़े जाते। अभी तुम चोरी के कार्य में नए नए भर्ती हुए हो। एक कुशल चोर बनने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने आज? क्यों? ऐसा क्या किया मैंने आज? ऐसा क्या किया मैंने आज? अरे शांत हो जाओ। अरे मूर्खों, ये हंसने की बात नहीं है। और तुम इधर आओ, इधर आओ। क्या किया तुमने आज? क्या किया मैंने आज? अरे जब बर्तन गिर ही गया था धोखे से, तो उसे वापस संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे तुम्हें क्या मालूम चोरी करना क्या होता है? हाँ, जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो उससे बुद्धिमानी का प्रयोग कर निकलना, उससे भी बड़ी कला होती है बेटा। अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? ये तुम्हें रजनी चरो खनक बताएंगे। बताओ मेरे बेटो, बताओ चोरी के दौरान हमें क्या करना पड़ता है? रुक जाओ, हम बताएंगे। कौन बताएगा? आप बताइए गुरुदेव। ये हम चुपके घर के अंदर चल रहे हैं और वो वहां रखा है बर्तन। ये हम उसके पास गए और गलती से उससे मेरा पैर टकराया। ये गिरा बर्तन।
बात है। अरे तुम्हें क्या मालूम असली चोर होना क्या होता है। अब इसे देखो, ये है खनक। गुरुदेव। हाँ खनक, ये है रजनीचर, और ये दुनिया में किसी भी तरह के ताले को खोलने में पारंगत है। बेटा रजनीचर। जी गुरुदेव। इस नए आगंतुक को जरा अपनी कला के बारे में बताओ। जी गुरुदेव। ठीक। ए गचर पचर, आंखें खोलो। अरे मेरी नहीं, तुम्हारी खुली तो है। और खोलो। और 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 गुरुदेव। बेटा आशीर्वाद। गचर पचर। तो मित्र, जब भी हम किसी घर में चोरी के लिए जाते हैं तो घर का सारा धन रखा होता है तिजोरी में। कहाँ रखा होता है? तिजोरी में। हाँ, और तिजोरी की चाबियां होती है तिजोरी में। और घर का स्वामी होता है तिजोरी में। हम लोग हैं तिजोरी में। ये भूमि है तिजोरी में। गुरुदेव। तिजोरी में। रटना नहीं है, समझना है। समझो, तिजोरी की चाबियां होती है उस घर के स्वामी के सिरहाने। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे मूर्ख, यही काम आती है मेरी तिजोरी खोलने की विद्या। हाँ विद्या। तो सर्वप्रथम हम तिजोरी को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे। जी हैं? और जब अच्छी तरह से अवलोकन कर लिया जाए कि इस तिजोरी को कौन सी गुरु कुंजी से खोला जाए, तो बस उस गुरु कुंजी का प्रयोग करो, तिजोरी खोलो, सारा धन समेटो और वहां से निकल लो। समझे? नहीं समझे। अब क्या नहीं समझे? अरे यही गुरुदेव, जब हम इतने चुपके से घर के अंदर पहुंच ही चुके हैं और हमें ये पता है कि तिजोरी है कहाँ, और तो और गुरुदेव हमें ये भी पता है कि उस तिजोरी की कुंजियां हैं स्वामी के सिरहाने, तो फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? चुपके से जाओ, सिरहाने से कुंजियां निकालो, तिजोरी में डालो, सारा धन समेटो और वहां से निकल लो। है कि नहीं गुरुदेव? वाह वाह गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव सिरहाने से कुंजी निकाल लो। बहुत ही पीड़ादायक होता है गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, बहुत ही पीड़ादायक होता है। कैसे होता बेटा? गुरुदेव। गुरुदेव बेटा नहीं। गुरुदेव, सिरहाने से कुंजी निकालना बहुत ही पीड़ादायक होता है गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, ये तो मैं समझ गया। अरे ना समझ, तुझे अभी और भी बहुत कुछ समझना है। अब इसे देखो, ये है खनक। हाँ वो वाला है खनक। और जब भी हम चोरी करने जाते हैं तो उसका कार्य होता है रखवाली करना। ये देखना कि घर में कोई जाग तो नहीं गया, और यदि जाग गया है तो वो हमारी तरफ आ तो नहीं रहा, और यदि आ रहा होता है तो ये अलग अलग ध्वनि के माध्यम से हमें सूचित करता है और हम लोग सावधान हो जाते हैं। बेटा खनक। जी गुरुदेव। खनक, इतना भी मत खनको भैया के गुरुदेव ही खनक जाए। बेटा इसे अपनी कला के बारे में बता दो। जी गुरुदेव। हाँ कैसे पछत। सुनो, तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए अनेकों अभ्यास करने पड़ते हैं। आओ। खनक, खनक बेटा, कंठ के। जी गुरुदेव, कंठ के अनेकों अभ्यास करने पड़ते हैं। शुरू हो जाओ।
मैं करूं? गुरुदेव! वर्षों तक तप करना पड़ता है। अच्छा, वर्षों तक तप करना। कठोर आसन करने पड़ते, घोर तपस्या। प्राणायाम करो, सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लो, छोड़ दो। इधर आओ। इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब एक बात मान, हम किसी घर में चोरी करने घुसे, हाँ, घुसे और हमारी किसी हलचल से घर का कोई पुरुष जाग गया, अच्छा, तब हम इस ध्वनि से संकेत करते हैं। हाँ। अरे जब इतनी ऊंची ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो घर के अन्य सदस्य नहीं जाग जाएंगे, क्यों गुरुदेव? हाँ खनक बैठा मध्य सप्तक। जी गुरुदेव। अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया खनक जी, परंतु अगर कोई स्त्री जाग उठी हो तो क्या करेंगे? कोई स्त्री जाग गई हो तो हम इस ध्वनि से संकेत करेंगे। खनक बेटा आराम से। जी गुरुदेव। छन 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 नन छन नन छन नन 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 छन छन नन छन नन छन छन छन। वाह! धन्यवाद गुरुदेव। क्या नृत्य करते हो? धन्यवाद गुरुदेव। एक काम करो बेटा, और क्या दे दो गुरुदेव? जाकर किसी नृत्यशाला में भर्ती हो जाओ। हाँ, और चोरी की विद्या में निपुण होने का और एक उच्च कोटि का चोर बनने का विचार त्याग दो। नहीं गुरुदेव, ऐसा न कहें। एक दिन में अवश्य एक उच्च कोटि का चोर बन के अरे दिखाऊंगा। बेटा, कहने से नहीं होता, शिक्षा का पालन भी करना होता है। आप आज्ञा दे दो गुरुदेव, मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो सुन, मैं हूँ शरीर युद्ध विद्या में निपुण हूँ। जब भी हम चोरी के लिए जाते हैं तो हमें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें लड़ना भी पड़ता है। आज मैं तुझे कुछ पैतरों के बारे में बताता हूँ, और हाँ, ये भी बताता हूँ कि हम चोरों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें बहुत ही क्रूर होना चाहिए। ऐसे गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव गुरुदेव नहीं, ये ऐसे ऐसे गुरुदेव, ऐसे ऐसे जी गुरुदेव, ऐसे ऐसे हाँ, और हमें अलग अलग तरीके से अभिनय भी करना पड़ता है। जी गुरुदेव। अरे भैया, अरे 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 पानी पानी अरे पानी ला, पानी लो। अरे जब तक हम पानी मांगते हैं वो पानी लेने जाता है तो हम लोग भाग जाते हैं। अच्छा, हाँ, हमें बहुत ही कठोर होना चाहिए और किसी पर भी दया नहीं करना चाहिए। अति साहसी और कठोर हृदय होना चाहिए। बेटा, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर इसी ठिकाने पर आएंगे और तुम्हें आगे का पाठ पढ़ाएंगे। जी गुरुदेव। चलो बेटा। गुरुदेव। बड़ी मनोरंजक थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। क्या चोरों की बातें केवल एक बार सुनने से ही हमारे कुंभी पे असर हो गया? नहीं, एक बार सुनने से नहीं हुआ। वो चारों चोर प्रतिदिन कुंभी के विश्राम स्थल पर आके ऐसी ही बातें किया करते थे।
जिससे दिन पर दिन कुंभी के व्यवहार में परिवर्तन आता गया और अंततः वो दिन आया जब चोरों ने अपने नए चोर को यह शिक्षा दी कि तुम किसी के प्राण लेने से भी नहीं हिचकना। क्या? फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, कुंभी को लगा कि ये सारी शिक्षा उसी दे गई है और इसके बाद वो देखो क्या हुआ। अरे ये क्या? कुंभी पागल हो गया है! भागो! भागो! कुंभी ने महावत को सूंड में उठा लिया! अपनी जान बचाओ! कुंभी को चारों ओर से घेर लो! छोड़ना नहीं, घेर लो इसे चारों ओर से! इसे बेड़ियों में बांध लो! कुंभी को नगर के बाहर ले जाकर बेड़ियों में बांध दो! ले चलो इसे नगर के बाहर! ले जाओ! ले चलो! अरे 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 अरे, हमारे कुंभी का तो पूरा कायाकल्प ही हो गया। हमारा कुंभी तो पूरा बदल गया। फिर क्या हुआ इसके बाद? क्या वो नगर के बाहर ऐसे ऐसे बेड़ियों में बंधा रहा? चलो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, जी महाराज, कुंभी बिल्कुल आक्रामक हो चुका है। ये कैसे संभव हो गया? क्या ये वही कुंभी हाथी है जिसे हमने राजकीय सम्मान देने की घोषणा की थी? जी महाराज। हमें उसके निकट ले चलो। हम जानना चाहते हैं उसे हुआ क्या है। क्षमा करें महाराज, इस समय कुंभी के निकट जाना किसी के लिए भी उचित नहीं है, इसलिए उसे नगर के बाहर बेड़ियों से बांधा गया है। वो देखिए। हमें उसके समीप ले चलो। महाराज, आप निश्चिंत रहे, हमें कुछ नहीं होगा। हमें मार्ग दिखाइए। आइए। ये देखिए महाराज। इसकी स्थिति तो बड़ी भयावह जान पड़ती है, मगर समझ में नहीं आता इतने अल्प समय में इसके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। अवश्य ही इसके साथ कुछ असामान्य घटित हुआ है। जी महाराज, मुझे भी कुछ असामान्य ही घटित हुआ लगता है। महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो इस घटना के पीछे छिपे रहस्य का मैं पता लगा कर आता हूँ। अवश्य। ये तो वही स्थान है जहां पे कुंभी विश्राम किया करता था, किंतु अपने दिन भर के सैन्य अभ्यास के बाद जब वो यहाँ विश्राम करता था तब तो यहाँ कोई नहीं होता था। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था? कौन बताएगा मुझे? कौन? कौन? मैं। कौन? मैं। यहाँ नीचे देखिए। ओह, प्रणाम। मैं राज्य का प्रमुख मंत्री हूँ। कृपया कर आप भी मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं रानी चीटी हूँ और यहीं पास ही में मेरा घर है। आप कुंभी के विषय में क्या जानती हैं? मैं जानती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। तो शीघ्र बताइए मुझे कि उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ रात को कुछ चोर आया करते थे और चोरी करने की योजना बनाया करते थे। उन चोरों में से एक चोर ऐसा भी था जो चोरी के कार्य में नया आया था, तो वो चोर उसे उच्च कोटि का चोर बनने की शिक्षा देते
उसे बताते कि अलग अलग परिस्थितियों में तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वहीं पास ही में सो रहे कुंभी के कानों में भी ये सारी बातें जाती और धीरे धीरे उन बातों को सुन सुनकर कुंभी का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ। आपकी बड़ी कृपा रानी चीटी, आपने मेरी सहायता की। ये तो मेरा कर्तव्य था। हम सभी चाहते हैं कि कुंभी जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ जाए। उसकी माँ बड़ी चिंतित है। हम आपको वचन देते हैं कि कुंभी शीघ्र अपनी माता के पास होगा। प्रणाम। प्रणाम। कथा तो और भी मनोरंजक होती जा रही है। अब तो मुझे बस ये जानना है कि बोधिसत्व जी ने क्या किया। इसके बाद कुंभी के विषय में बोधिसत्व जी ने महाराज को बताया और महाराज ने कुंभी को ठीक करने का उपाय पूछा। तो बोधिसत्व जी ने कहा कि जिस प्रकार गलत संगत में रहकर कुंभी आक्रामक और अव्यवहारिक हो गया है, ठीक उसी प्रकार अगर उसे अच्छी संगत दी जाए तो वो पहले की तरह निश्चित ही ठीक हो जाएगा। तो क्या कुंभी ठीक हो गया? आओ देखते हैं। अरे वाह 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 वाह!
हमारा कुंभी तो पहले की तरह अनुशासित और दयावान हो गया। हाँ, और उसे पहले की तरह पाकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और सब कुछ ठीक हो गया। तो तुमने देखा ना, संगति का असर होता है। और गाय की संगति में खूंखार शेर भी घास खाना सीख सकता है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम सही कह रही थी, संगत का असर होता है। जानती हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे साथ रहते रहते तुम भी कितनी समझदार हो गई हो। हाँ, ये तो है। लगता है कोई आ रहा है। फिर से नहीं, मुझे बचा लो। चलो पहले की तरह कहीं छिप जाते हैं। पहले की तरह पेड़ बन जाए। हाँ। अरे तुम कठपुतलियां ही हमारे जीवन का आधार हो। तुम्हारा अस्तित्व हमसे है, लेकिन हमारा अस्तित्व भी तुम ही से है। तो चलो वापस गांव फिर से शुरू करते हैं कठपुतलियों का खेल। अरे वाह, अब हम फिर से नाचेंगे, गाएंगे और कथाएं सुनाएंगे। अभी आप देख रहे थे नाटक